तो सबसे पहले आज हम डिज़ाइन करेंगे कंस्ट्रक्टर में शू क्लास। अब इसी के बेसिस पे हम घर में मोबाइल या कार या लैपटॉप जो भी चाहे बना सकते हैं। पहले मैं एक यूएमएल डायग्राम से आपको समझाऊंगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पहले क्लास बनती है। तो मैं एक क्लास बनाना चाहता हूँ। क्लास शू। अब शू में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, लेकिन मैं 3 प्रॉपर्टी रखना चाहूँगा। एक तो मटेरियल, दूसरा कलर और तीसरा साइज। हालांकि प्राइस भी होती है, ब्रांड भी होता है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे मैं एक्सेक्टर लिख देता हूँ ना, आप और भी बहुत सारी फील्ड सेट कर सकते हैं। तो हाल ही फिलहाल मैं कल 3 फील्ड यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, मटेरियल, कलर और साइज। हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम क्लास नेम जैसा होता है, तो मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ भी वैल्यू ना भेजें तो बाय डिफॉल्ट लेदर शू माना जाए, ब्लैक कलर माना जाए और साइज मानी जाए 8। लेकिन जरूरत नहीं कि हर व्यक्ति को लेदर शू लेना हो, तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएं जिसमें हम 3 पैरामीटर भेजें, मटेरियल, कलर और साइज। जो मटेरियल की वैल्यू हो, जो एम की वैल्यू हो, मटेरियल में आ जाए। तो जो भी एम की वैल्यू वो मटेरियल में आ जाए, जो भी सी की वैल्यू वो कलर में आ जाए और जो भी एस की वैल्यू वो साइज में आ जाए। तो आप अपनी पसंद का शू बुला सकते हैं। कभी कभी हम कॉपी चाहते हैं कि जैसा हमारे फ्रेंड के पास शू है एग्जैक्टली वैसे हम शू बुलवाएं। हमने पढ़ा था कि कॉपी कंस्ट्रक्टर हमेशा पास बाय रेफरेंस होता है और उसी क्लास का ऑब्जेक्ट भेजना पड़ता है। तो हम कहेंगे कि मटेरियल वही हो जाए जो एक्स का मटेरियल हो। तो जैसा हमारे फ्रेंड के पास शू है वैसा हम बुलवा सकते हैं। कलर एग्जैक्टली वही हो जाए जो एक्स का कलर हो। ऐसे ही साइज वही हो जो एक्स की साइज हो। दोस्तों, अब तक हम बनाते थे शो नाम का फंक्शन, लेकिन टेक्निकली हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो आईटी इंडस्ट्री में नाम चलता है टू स्ट्रिंग। हालांकि हम नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अब की बार मैं फंक्शन बनाऊंगा टू स्ट्रिंग, जिसका काम होगा डिस्प्ले दिस रिजल्ट या डिस्प्ले डेटा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन कैंपस में आ जाता है, स्ट्रिंग नाम का फंक्शन डिजाइन कीजिए, तो टू स्ट्रिंग नाम के फंक्शन से हम डेटा को शो करवा देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो एंट्री मेन प्रोग्राम से होती है। तो सबसे पहले यहाँ लिखूंगा दोस्तों मैं शू, फॉर एग्जाम्पल ए। अब हमने यहाँ पे कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, नो वैल्यू प्रोवाइडेड, क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। इस कारण से सिस्टम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देखेगा। इस कारण से जो पहला पेयर बनेगा शूज का, उसकी वैल्यूज क्या होंगी, ये लेदर का होगा, ये ब्लैक कलर का होगा और इसकी साइज 8 होगी, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है।
लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई शू बनाऊंगा तो मैं अपनी पसंद की कुछ वैल्यू भेजूंगा। जैसे मुझे सेकंड शू चाहिए फॉर एग्जांपल कैनवस का, कलर मुझे चाहिए वाइट और नंबर चाहिए मुझे 9। तो अब की बार सिस्टम पीसी पे जाएगा यानी पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर पे। तो देखिए आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स मैच होने चाहिए। देखिए यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट थे, 3 आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे पैरामीटर्स कितने 3। तो ये कहलाएगा m, ये कहलाएगा c और ये कहलाएगा s यानी साइज। तो यहाँ पे असाइन हो जाएगी। अब मान कि जैसा शू मैंने बाय किया है वैसे मेरे किसी फ्रेंड को बुलवाना है मार्केट से, तो हम लिख सकते हैं हमें एक और शू चाहिए, शू सी। पहले हम बी बना लें यहाँ पे। ये जो बी शू बना है दोस्तों, ये कैनवस का है, इसकी साइज 9 है और कलर वाइट है, और अंत में चाहता हूं कि मेरे पास एक शू सी आ जाए जो एग्जैक्टली बी की कॉपी हो। तो क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है तो सिस्टम कॉल करेगा पास बाय रेफरेंस को। हमने काफी दिन पहले पढ़ा था कि पास बाय रेफरेंस में नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहां भले नाम एक्स लिखा है लेकिन वो बी को रेफर कर रहा है, तो एक नया शू सी बन जाएगा और उस सी की एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन होगी कि इसकी साइज 9 होगी, ये कैनवस का होगा और ये वाइट होगा। तो फ्यूचर में जब भी आपको डाउट हो कि कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है तो आप इस फिगर को देख सकते हैं। साथ साथ मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्टर भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा। हम जानते हैं कि डिस्ट्रक्टर की पहचान है कि डिस्ट्रक्टर के आगे टिल्ड साइन लग जाता है, तो ये डिस्ट्रक्टर है दोस्तों। तो प्रोग्रामिंग अब हम इसकी करना चाहेंगे। यहाँ मैं एक हेडर फाइल और ऐड कर रहा हूँ stdio.h, जिससे हम cstdio भी लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं stdio.h। अगर हम cstdio लिख रहे हैं तो उस केस में हमें .h लगाने की जरूरत नहीं है। आई एम यूजिंग sprintf फंक्शन। तो इस प्रोग्राम में मैं sprintf फंक्शन का यूज करूंगा जो कि stdio.h में डिफाइंड है, और ये कैंपस क्वेश्चन है दोस्तों जिसका अभी हम यूज करने वाले हैं। मेन प्रोग्राम, हम जानते हैं कि मेन प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स बनते हैं जिसे हम कहते हैं इंस्टेंशिएशन। अब फिगर पर हम देखा था कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है, 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो हम 3 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। शू ए जिसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, शू बी जिसमें हम अपनी खुद की वैल्यू पास करना चाहेंगे। कैनवस शू में चाहिए, वाइट कलर का चाहिए और साइज चाहिए 9। अब हम बनाना चाहेंगे शू सी जो बी की कॉपी है, तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यहाँ पे पीसी कॉल हुआ। मैं यहाँ पे मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग अंडरस्टूड समझ जाएंगे कि डीसी मीन्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पीसी मीन्स पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। अब हम इंफॉर्मेशन शो करना चाहेंगे, मैसेज पासिंग। जबकि हमारी स्टेप सेकंड थी। अब मैसेज पासिंग में मैं लिखना चाहूंगा सी आउट डिटेल्स ऑफ शू ए इज इक्वल टू ए डॉट टू स्ट्रिंग। अर्लियर हम नाम देते थे ए डॉट शो। अब जर्नी के नाम शो दें तो आईटी इंडस्ट्री में जब भी किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाना होता है तो डिस्प्ले करवाने के लिए टू स्ट्रिंग यूज होता है।
In IT industry, developers design a function with name toString to display object details as a string. हालांकि नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आईटी इंडस्ट्री में हम टोस्ट्रिंग नाम देते हैं. अब जैसे हमने शू ए को शो करवाया, वैसे ही हम शो बी को भी शो करवाना चाहेंगे और सी को भी शो करवाना चाहेंगे. तो यहाँ पे मैं सी कर देता हूँ, यहाँ पे बी कर देता हूँ. अब आप मुझसे कहेंगे सर यहाँ पे क्लास कहाँ गई, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोग्राम करने के लिए क्लास होना जरूरी है. तो आपको मैंने हेडर फाइल बनाना सिखाया था, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हैश इंक्लूड shoe.h. Step first, we define class shoe inside it. रियल लाइफ में जब हम कंपनीज में काम करते हैं तो हम एग्जैक्टली ऐसी कोडिंग करेंगे. आप देखिए कोडिंग कितनी साफ सुथरी है, क्योंकि जो हमारा एंड यूजर है, उस एंड यूजर को बस ऑब्जेक्ट्स बनाने और मैसेज पासिंग करनी है. इसका मैं फाइल नेम मान के चल रहा हूँ डी ड्राइव shoe.cpp. लेकिन हम जानते कि अब हमें एक और फाइल बनानी पड़ेगी, तो एक और मैं फाइल बना रहा हूँ जिसका मैं नाम दे रहा हूँ shoe.h, जिसमें हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्लास शू से, जो कि हमारी स्टेप 1 है, क्रिएटिंग एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. अब तक मैं आपको जितने भी प्रोग्राम सिखाए थे सभी में मैं मेन प्रोग्राम को क्लास में साथ रखता था, लेकिन अब की बार हमने क्लास को रखा है हेडर फाइल में और मेन प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स और मैसेज पासिंग. तो चलिए इसकी प्रोग्रामिंग शुरू की जाए इस फिगर के हिसाब से. तो पहले मैंने इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया, हम इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं. तो हमें यूएमएल डायग्राम में कहा गया कि प्राइवेट में 3 चीज़ रखनी है. एक तो रखना है मटेरियल, जिसकी साइज में 20 दे रहा हूँ. हमें कलर चाहिए, जिसकी साइज में 10 दे देता हूँ. आप बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लीजिएगा. और एक इंटीजर वेरिएबल प्राइस, सॉरी प्राइस की जगह साइज हम रख लेते हैं. अब पब्लिक सेक्शन डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर्स फंक्शन. तो पहले हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम जैसा होता है और उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं आता. यहाँ पे क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं है, तो इसको हम कहेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. यहाँ पे हमें एक हेडर फाइल और रिक्वायर्ड है, जो है string.h. तो यहाँ पे मैं string.h को और इंक्लूड कर देता हूँ. हम सिस्टम से करें स्ट्रिंग कॉपी, मटेरियल में लेदर. दोस्तों ये इनवैलिड है, आप ऐसा नहीं लिख सकते. मटेरियल इक्वल टू लेदर. अब आप कहेंगे सर यहाँ पे string.h की जरूरत यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे क्यों इंक्लूड की. तो हम चाहे तो यहाँ से हटा सकते हैं. उस केस में हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा कंडीशनल ऑपरेशन. हमें देना पड़ेगा हैश इफ नॉट डिफाइंड. हमने काफी दिन पहले सीखा था इफ डिफाइन. वैसे होता है इफ नॉट डिफाइंड, कि अगर पहले से स्ट्रिंग कॉपी ना डिफाइंड हो तो हैश इंक्लूड string.h. और हैश एंड इफ, इसको हम कहते हैं कंडीशनल कंपाइलेशन. मैं सिस्टम से कह रहा हूं कि सिस्टम जब हमारी हेडर फाइल कंपाइल हो तो चेक करे इफ नॉट डिफाइंड कि क्या स्ट्रिंग कॉपी पहले से ही डिफाइंड है या नहीं. अगर पहले से ही डिफाइंड नहीं है तो string.h इंक्लूड हो जाए. तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे string.h इंक्लूड कर दीजिए, फिर आपको इस लाइन की जरूरत नहीं है.
लेकिन अगर आप चाहते हो कि हेडर फाइल में हम ऐड करें किसी दूसरी हेडर फाइल को, तो हमें कंडीशनल कंपाइलेशन करनी चाहिए, जिससे कि 2 बार हेडर फाइल ऐड ना हो जाए। चलिए अब हम लिख रहे हैं स्ट्रिंग कॉपी कलर। हमने कलर प्लान किया था ब्लैक। अब साइज क्योंकि इंटीजर, तो हम साइज को डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इज इंटीजर वैल्यू, जबकि ये सब स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। अब हमने बनाया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वैसे में बनाना है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो हम यहाँ पे 3 पैरामीटर देते हैं, कैरेक्टर m, कैरेक्टर c और इंट s। तो ये बन गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे मटेरियल m के बराबर होगा, यानी जो भी m की वैल्यू हो। ऐसी कलर c के बराबर होगा, जैसा कि हमने फिगर में देखा था, और साइज होगी s के बराबर। अब हम बनाना चाहेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसमें इसी क्लास के एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे। तो दिस बिकम्स कॉपी कंस्ट्रक्टर। हमेशा रेफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x का मटेरियल, तो जो भी x का मटेरियल होगा वही हमारे ऑब्जेक्ट का मटेरियल हो जाएगा। ऐसे ही x का कलर, ऐसे ही x का साइज। अब मैं बनाने टू स्ट्रिंग नाम का फंक्शन और डिस्ट्रक्टर। सी आउट शू, यहाँ हम पहले कलर शो करवा सकते हैं, कलर शू। यहाँ पे मैं लग रहा हूँ एंडल। जो काम हम स्लैशिंग से कर सकते हैं वही काम हम एंडल से भी कर सकते हैं। एंडल मीन्स एंड ऑफ द लाइन। तो हम चाहते हैं कि उस शू का कलर प्रिंट हो, जैसे ब्लैक शू डिस्ट्रॉयड या वाइट शू डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे एंडल का मतलब है एंड ऑफ लाइन, जिसे हम कहते हैं आईओ मैनिपुलेटर। तो जो काम हम स्लैशन से करते थे दोस्तों, वही काम हम सी प्रोसेस में एंडल से करते हैं। अब अंतर कहाँ आया? अगर मैं यहाँ पे स्लैशन लगाता तो मुझे डबल कोट्स में स्लैशन लिखना पड़ता। अब डबल कोट्स में स्लैशन लिखने से बेहतर है कि डायरेक्टली मैं क्या लिखूँ, एंड ऑफ लाइन। और जैसा कि मैं बॉस ने कहा था, डिजाइनिंग टू स्ट्रिंग फंक्शन। तो हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं कैरेक्टर अरे, हमें कैरेक्टर अरे रिटर्न करना होगा, और फंक्शन का नाम दे रहे हैं टू स्ट्रिंग। और यहाँ पर हम एसप्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे, कैरेक्टर मैसेज ऑफ साइज 80। ये मैंने एक लोकल स्ट्रिंग बना दिया है, और यहाँ पे लिख रहे हैं एसप्रिंटफ। अब एसप्रिंटफ फंक्शन की खासियत क्या है? एसप्रिंटफ फंक्शन copies is same as printf, is same as printf, but copies message in a string। भाई printf डायरेक्टली स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, हमें डायरेक्टली स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करना, बल्कि हम चाहते हैं कि एक स्ट्रिंग में कॉपी हो जाए। तो हम एसप्रिंटफ में सबसे पहले वेरिएबल का नाम देंगे, तो वेरिएबल का नाम है मैसेज, और फिर जैसा printf में लिखते हैं वैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे मटेरियल
परसेंट एस, कलर परसेंट एस और साइज परसेंट डी। अब हम जानते हैं कि मटेरियल की वैल्यू मटेरियल से आएगी, कलर की वैल्यू कलर से आएगी और साइज की वैल्यू साइज से आएगी। और हम यहाँ पे लिख रहे हैं रिटर्न मैसेज। अब यहाँ पे हम इसे कहते हैं रिटर्निंग कैरेक्टर अरे या स्ट्रिंग। हालांकि हो सकता है कि हमारे सिस्टम में कुछ एरर्स आए, तो उस केस में हम ऐसा भी लिख सकते हैं जिससे हम कहते हैं पॉइंटर टू कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो जैसा वर्क कर जाएगा कोड बॉक्स में वैसा करेंगे। हाल ही फिलहाल पहले मैं आपको sprintf समझा दूं कि sprintf ने कैसे काम किया। इसलिए छोटा सा फिगर मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं। सबसे पहले मैं सिस्टम से कहा कि सिस्टम आप एक 80 साइज का मैसेज बना लीजिए। तो 80 लेंथ का एक मैसेज बन गया। अब हम सिस्टम से करें sprintf। sprintf में सबसे पहले उस वेरिएबल का नाम देना पड़ता है जिस वेरिएबल में डेटा को भेजना हो। फिर क्या मैसेज भेजना है, तो मैं चाहता हूं कि पहले मटेरियल लिखा हुआ आ जाए, तो मटेरियल यहां लिखा आ जाएगा। फिर यहां हम लिखा है परसेंटेज। अब हम जानते हैं कि परसेंटेज नहीं जाएगा, यहां पे कुछ डेटा जाएगा। फिर हम लिखा है कलर, तो यहां पे कलर आ जाएगा। फिर लिखा है परसेंटेज, तो परसेंटेज नहीं जाएगा, अब लेकिन एक डेटा जाएगा वहां पे। फिर हम लिखा है साइज परसेंट डी, तो यहाँ पे आ जाएगा साइज और फिर परसेंट की जगह एक स्पेस बन जाएगा। तो ये पूरा एक मैसेज बन गया। अब हम जानते हैं कि मैसेज को डेटा चाहिए, तो हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, जैसे कि प्रिंटफ में लगा तो हमने लिखा मटेरियल, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो जैसे मेरे पहले इशू का मटेरियल था दोस्तों लेदर, तो यहाँ लिखा आ जाएगा लेदर। फिर हमने पास किया कलर, तो कलर डेटा यहाँ आ जाएगा, तो उसका कलर ब्लैक था। और अंत में हमने पास किया साइज, तो साइज इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। तो साइज क्या थी हमारी उसकी 8। अब हम लिख रहे हैं रिटर्न, रिटर्न मैसेज। तो देखिए मैसेज में क्या बन चुका है, मटेरियल लेदर, कलर ब्लैक और साइज 8, तो ये रिटर्न हो जाएगा। अब हमने मेन प्रोग्राम में सी आउट लगा के रखा है। अगर आप मेन प्रोग्राम को फिर से देखिए तो मेन प्रोग्राम में सी आउट लिखा है दोस्तों इसके आगे। तो टेक्निकली जो जो मैसेज बना है वो मैसेज सी आउट हो जाएगा, नहीं डिस्प्ले हो जाएगा। तो आईटी इंडस्ट्री में हमें टू स्ट्रिंग फंक्शन बनाना पड़ता है। अब प्रोग्राम हमारा रेडी हो चुका है, इससे हम एग्जीक्यूट करके देखना चाहेंगे। हेडर फाइल्स बनाने की स्टेप्स में पहले भी आप लोगों को सिखा चुका हूँ, उसी को घर में आपको फॉलो करना होगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जैसे हमने नेमिंग की प्लानिंग की वैसे हम नेम देंगे उसे। तो हमारे प्लान के हिसाब से इसका नाम होना चाहिए shoe.cpp। हालांकि मैं डेट भी डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे मुझे फ्यूचर में इस प्रोग्राम को ढूंढने में आसानी हो। अब हम फिर से फाइल में जाके न्यू करेंगे और हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमने cpp फाइल को सेव किया है वहीं पे हम हेडर फाइल को भी सेव करेंगे। अच्छा, हमारे हेडर फाइल में मिस्टेक होगी तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, तो उस केस में हेडर फाइल में करेक्शंस करने पड़ेंगे। इसे सेव कर लेते हैं और हमें ध्यान रखना है कि हम सही जगह पे सेव करें। तो इसका मैं नाम दे रहा हूँ shoe.h।
कभी भी हेडर फाइल कंपाइल नहीं होती, कंपाइल होता है सीपीपी प्रोग्राम। अब इस सीपीपी प्रोग्राम को हम कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे एरर आ सकता है, तो उस केस में यहाँ मुझे कैरेक्टर स्टार करना पड़ेगा, और हो सकता है शायद मुझे मैलॉक फंक्शन यूज़ करना पड़ जाए। आगे चल के जब आपको मैं पॉइंटर्स पढ़ाऊंगा तब हम मैलॉक फंक्शन की बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये एक मैसेज था। अभी प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है दोस्तों। हालांकि यहाँ पे अभी भी कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन पहले रन करके देख लेते हैं इसे। अगर हम टर्बो सी में काम कर रहे होते तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एलोकेशन वर्क कर जाता, लेकिन जब हम जीसीसी में वर्क करते हैं तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एलोकेशन से काम नहीं चलेगा। आगे चल के हम पॉइंटर्स में पढ़ेंगे रन टाइम एलोकेशन। तो सिस्टम से मैंने कहा कि मुझे एक पॉइंटर चाहिए जिसका मैं नाम देना चाहता हूँ मैसेज, और रन टाइम पे मैं चाहता हूँ कि उसमें 80 लेटर्स का साइज अलोकेट हो जाए। लेकिन अगर आप टर्बो सी में काम करते तो इस वाली अप्रोच से भी वर्क कर जाता। तो क्योंकि हम यहाँ पे जीसीसी कंपाइलर्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा कोडिंग करना होगा। हमने यहाँ पे मैसेज में भी करेक्शन किया था क्योंकि एक मैसेज है। अब हम घर में क्या करेंगे? पहला, रिमूव हैश इंक्लूड string.h from shoe.cpp and uncomment conditional compilation. That is hash if and def inside shoe.h। दोस्तों, आईटी इंडस्ट्री में ये ज़्यादा रिकमेंडेड तरीका है कि जहाँ हेडर फाइल रिक्वायर्ड है वहाँ पे इंक्लूड किया जाए। तो घर जाके आप क्या करेंगे, इसे डिसेबल कर देंगे और आप इसे इससे एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि सिस्टम से हम कह रहे हैं कि सिस्टम आपको अगर स्ट्रिंग कॉपी कहीं भी ना मिले तो आप string.h को इंक्लूड कर दीजिएगा। सेम ऐसा ही दोस्तों आप यहाँ पे stdio.h के बारे में कर सकते थे। क्यों? क्योंकि देखिए sprintf फंक्शन मेन प्रोग्राम में कहीं भी यूज नहीं हुआ, sprintf फंक्शन हेडर फाइल में यूज हुआ है। तो सेम यही तरीका हम अप्लाई कर सकते थे string.h के साथ साथ stdio.h के साथ भी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, also apply concept of conditional compilation for sprintf function inside shoe.h, like hash if not defined sprintf। तो हैश इंक्लूड cstdio। तो इससे एडवांटेज क्या रहेगा कि हमें मेन प्रोग्राम में अननेसेसरी हेडर फाइल सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जहां जरूरत है वहां पे इंक्लूड करना समझदारी रहती है। और तीसरा, मैं आपसे क्या उम्मीद करता हूँ, सिमिलर टू शू क्लास डिजाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है। तो मेरी जो सेकंड पसंद की क्लास है वो है शर्ट।
अब शर्ट में भी मटेरियल होता है दोस्तों, कलर होता है और साइज होती है, हालांकि वो भी बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मैं डिफॉल्ट वैल्यू आपसे आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूँ, वॉइस में मटेरियल सबसे ज़्यादा सेल होता है कॉटन, कलर सेल होता है वाइट अगर फॉर्मल की बात करें, और साइज सबसे ज़्यादा चलती है 40। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएं जिसमें कि बाय डिफॉल्ट मटेरियल कॉटन हो, कलर वाइट हो, साइज 40 हो, लेकिन साथ साथ पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर हो। ऑल्सो हैव पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर to pass values as per requirement during object creation। अब जैसे हमने कैनवस शू बनाया था, वैसे हम चाहेंगे कि हम वैल्यू पास कर पाए। तो वही कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर से कॉपी बन जाएगी और ऐसी टू स्ट्रिंग फंक्शन प्रोवाइड कीजिएगा। ऐसे हम घर में बना सकते हैं क्लास मोबाइल। अब मोबाइल का कंपनी होता है, कंपनी में भी मॉडल्स आते हैं और साइज, स्क्रीन साइज होती है। तो मैं चाहूँगा कि जिससे डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू एप्पल हो जाए, मॉडल 12 हो जाए, और साइज़ उसकी शायद 6.6 है। आप देख लीजिएगा एग्जैक्ट साइज़ क्या है। तो यहाँ पे इंटीजर नहीं चलेगा, उस केस में डबल टाइप का यूज़ करना होगा। फाइनली मेरे चैनल पे एक कंसेप्ट है, एवरीथिंग अबाउट इनहेरिटेंस इन C++। जिसका लिंक आपको मैंने दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो डिटेल में हम पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। हालांकि जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू की थी तब भी हमने बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल कवर किया था इनहेरिटेंस का, क्रिएटिंग चाइल्ड क्लासेस फ्रॉम द पेरेंट क्लास। हमने पेरेंट क्लास बनाई थी सर्कल, और सर्कल की मदद से हमने स्क्वायर नाम की क्लास बनाई थी। तो मेरे चैनल पे बहुत ही डिटेल में समझाया गया है कि इनहेरिटेंस क्या होता है, किस किस तरह के टाइप्स होते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास अटेंड करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा।